नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 9 की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम कार्यालय के नए पते सेवा तीर्थ से देश को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम सभी एक नए इतिहास को बनते देख रहे हैं। 13 फरवरी का यह दिन भारत की विकास यात्रा में एक नए आरंभ का साक्षी बन रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें जो ब्रिटिश सोच की हुकूमत को लागू करने के लिए बनी थी, वहीं आज सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के बने हैं। यहाँ से जो फैसले होंगे किसी महाराजा की सोच की नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का आधार बनेंगे। तो आपको बता दें, लंबे समय बाद, अरसे बाद पीएम हाउस का जो पता है वो बदल गया है। रायसीना हिल्स, जो अभी तक किसी भी फैसले के लिए जाना जाता था, प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए जाना जाता था, अब जो है वो सेवा तीर्थ जो है, जहां से सारे फैसले होंगे, जहां से सारे निर्णय जो है वो अमली जामा पहनाए जाएंगे। आपको बता दें, बदल गया है पीएमओ का पता, शिफ्ट आज कर दिया गया औपचारिक रूप से। लंबे समय से जो है इसका निर्माण चल रहा था और साथ ही साथ वो तमाम सुविधाएं भी यहाँ पर दी जा रही थी, जो कि लोकहित में फैसलों के लिए कहीं ना कहीं आधार बनते हैं। तो पीएम ने क्या कहा? पीएम ने कहा कि हम नया इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। गुलामी की मानसिकता अब और नहीं चलेगी। अब यहाँ से आदेश नहीं होंगे, ये वहाँ से जनता के हित में फैसले जो है वो लिए जाएंगे। कहीं पर ये हुकूमत की बात यहाँ पर नहीं की जाएगी, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। और साथ ही रायसीना हिल्स को उन्होंने करार दिया कि ये ब्रिटिश हुकूमत जो है, जो अपने आदेशों के, जो अपनी तानाशाही की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए करती थी, इसलिए उसका नाम कालड़ा बन एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर। हमने आज पहले दिन ही इसके उद्घाटन के साथ साथ कई तरह की सौगातें भी जो है देशवासियों की दी है। यहाँ से कई तरह से जो है घोषणाएं यहाँ पे की गई है। तो आपको बता दें, अब रायसीना हिल्स से हटकर सेवा तीर्थ जो है वो पीएमओ का नया पावर सेंटर, देश का नया पावर सेंटर जो है वो कहलाया जाएगा। और पीएमओ ने उद्घाटन के साथ साथ ये साफ किया कि कहीं पर ये तानाशाही या सामंती व्यवस्था के तहत जो है वो काम नहीं करेगा नया पीएमओ, जिसका नाम सेवा तीर्थ दिया गया है। यानी कि सेवा के लिए बनाया गया है और साथ ही साथ उन सेवाओं को तीर्थ से जोड़ा गया है, क्योंकि सेवा में ही तीर्थ जो है निहित है, ये उनका साफ कहना था। और साथ ही साथ उन्होंने ये संदेश भी दिया कि जो ब्रिटिश शासनकाल से एक जो चला जा रहा था तानाशाही भरा जो आदेश वहाँ से जो निकाले जाते थे, उसका एक प्रतीक माना जाता था रायसीना हिल्स को, उसका नाम भी इसलिए बदला गया है। तो आपको बता दें, तमाम तो आपको सुना देते हैं कि सबसे पहली बात, उद्घाटन हुआ, उन्होंने नए पते के रूप में सेवा तीर्थ का कहा। इसके बाद मोदी ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, ये आपको एक बार सुनाते हैं। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें जहां ब्रिटिश हुकूमत की सोच को लागू करने के लिए बनी थी, वहीं आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। यहां से जो फैसले होंगे वो किसी महाराजा की सोच को नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का आधार बनेंगे। तो पीएम ने साफ तौर पर यह स्पष्ट किया कि कहीं न कहीं अब जो फैसले लिए जाएंगे वो उसमें तानाशाही की झलक देखने को नहीं मिलेगी, जो कि ब्रिटिश शासनकाल से चला आ रहा था और जो तमाम जो फैसले लिए जाते थे। अब उन्होंने उद्घाटन के साथ साथ पहले ही दिन फैसलों की झड़ी लगाई। उनमें क्या क्या शामिल था ये आपको बता दें। दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज अनिवार्य रूप से मिलेगा, ये पहला बड़ा फैसला उन्होंने दिया। साथ ही साथ ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि पीड़ित को तुरंत चिकित्सा सहायता मिले। इसके अलावा किसी भी तत्काल चिकित्सा की वजह से किसी की जान ना जाए, ये उन्होंने सुनिश्चित करने के लिए कहा। बड़ा फैसला पहले ही दिन उन्होंने कहा कि जब भी कोई दुर्घटना होती है, कोई हादसा होता है, तत्काल जो है स्वास्थ्य सुविधा उसे मिलना चाहिए। साथ ही साथ 1.5 लाख रुपए के तत्काल सहायता भी मिले। सरकार ने मार्च 2027 की समय सीमा से 1 साल से अधिक पहले तक
3 करोड़ लखपति दीदियों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है। ये आज वहां से घोषणा की गई है। पीएमओ जो नया सेवा तीर्थ के रूप में जिसको जाना जा रहा है, प्रधानमंत्री ने अब मार्च 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदियों का नया महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। आपको बता दें, लखपति दीदियों को लेकर खास तौर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशों में जिस तरह की योजनाएं चल रही है, वो एक महत्वाकांक्षी योजना पीएम की मानी जाती है। तो अब वो जो है संख्या दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। वहीं कृषि अनुसंरचना जो है निधि, उसको दोगुना करके 1 लाख से 2 लाख कर दिया गया है। भारत की संपूर्ण कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने का संकल्प आज सेवा तीर्थ से दोहराया गया। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया जो FOF 2.0 है, उसे मंजूरी आज दे दी गई। आपको बता दें 1.0 को पिछले ही जो है काल में मंजूरी दी गई थी, अब उसे 2.0 को मंजूरी दी गई। इस तरह इनोवेशन इकोसिस्टम को विशेष रूप से डीप टेक, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सशक्त बनाने पर उन्होंने आज अपने भाषण के साथ ही जोर दिया और इसके लिए उन्होंने नई एक कमेटी का भी गठन किया है, जो कि शीघ्र ही अपना काम शुरू करेगी और साथ ही साथ अपने टारगेट के लिए एक समय सीमा भी निर्धारित करेगी। तो ये 3 बड़ी घोषणाएं आज उन्होंने की है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इन घोषणाओं का मतलब जो है वो किसी तरह के आदेश को जो है लादना नहीं है किसी के ऊपर, और ना किसी तरह के आदेश को थोपना है, बल्कि जनता के हित में जितने भी फैसले लिए जाएंगे वो उनके निहितार्थ ही लिए जाएंगे, ये उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ी। राहुल को टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना बताते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस सांसद सत्ता के लिए भारत देश का विभाजन करने की तैयारी कर रहे हैं। निशिकांत दुबे गुरुवार को ही लोकसभा स्पीकर को राहुल गांधी के कथित अनैतिक आचरण के लिए सदस्यता समाप्त करने और चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दे चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन मोशन उन्होंने लाया था, जिससे कि राहुल गांधी की सदस्यता भी समाप्त होगी, साथ ही साथ आजीवन उनके चुनाव लड़ने पर बैन भी लग सकता है। निशिकांत दुबे ने सब्स्टेंसिव मोशन की जो कॉपी है वो एक्स पर शेयर भी किया है और लिखा है कि क्या लोकसभा में विपक्ष का नेता भारत के विभाजन की योजना बना रहा है सत्ता पाने के लिए। उन्होंने अपने नोटिस में आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन और टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना राहुल गांधी के ऊपर मेरे ये आरोप हैं, जिस पर मैंने लोकसभा अध्यक्ष से बहस की अनुमति मांगी है। इधर राहुल गांधी ने कहा कि मुझ पर FIR हो या प्रिविलेज प्रस्ताव लाएं, मैं किसानों के हित के लिए, जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। तो आपको बता दें, सदन में ट्रेड डील से जो बहस शुरू हुई थी, इसके अलावा CDM नरवणे की जो किताब को लेकर जो बहस शुरू हुई थी, अब वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। सदन के बाहर भी, हालांकि लोकसभा जो है बजट सत्र 9 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है, लेकिन ये लड़ाई, कानूनी लड़ाई सदन के बाहर अभी भी जारी है, खासतौर पर निशिकांत दुबे और राहुल गांधी के बीच। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पहले सब्स्टेंसिव मोशन के जरिए ये मांग की कि राहुल गांधी को जो आरोप लगे हैं उनके आधार पर उनकी जो है लोकसभा की सदस्यता समाप्त की जाए और साथ ही साथ उन पर चुनाव लड़ने पर आजीवन बैन लगाया जाए। इसके बाद अब उन्होंने नया आरोप जो लगाया है, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना हैं और सत्ता हथियाने के लिए देश के विभाजन की तैयारी कर रहे हैं। ये साफ तौर पर निशिकांत दुबे का आरोप है नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी के ऊपर। तमाम चीज़ों को बता दें, आपको पहले ही बता दें कि चाहे रविशंकर प्रसाद हो, चाहे निशिकांत दुबे हो, तमाम भाजपा नेताओं ने जिस तरह से राहुल गांधी ने शब्दों का प्रयोग किया था ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि क्या देश को बेचते हुए आपको शर्म नहीं आई। उन्होंने भारत चीन के संबंधों को लेकर भी नरवणे की जो किताब है उसका उन्होंने वहां पर उल्लेख किया, जिक्र किया और उसके आधार पर यह आरोप लगाया कि आप सभी तरह से जो है सक्षम साबित नहीं हो रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए। अब सांसद निशिकांत दुबे ने क्या क्या आरोप लगाए वो आपको दिखा देते हैं विस्तार से। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्स्टेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर
चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। तो निशिकांत दुबे चीख चीख कर कह रहे हैं कि सरगना है वो टुकड़े टुकड़े गैंग के देश के विभाजन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इसी तरीके से सत्ता हथियानी होती है। इन तमाम आरोपों पर राहुल गांधी ने क्या कहा है वो भी आपको सुना। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूं। मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने। बात अब उस खबर की जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कहीं न कहीं आज सुर्खियों में बनी रही। बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीएनपी प्लस गठबंधन ने 299 सीटों में से 212 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया स्पष्ट रूप से। जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले 71 दलों के गठबंधन को 77 सीटों से जो है वो मिली हैं। इसमें करीब 20 साल के बाद बीएनपी की सरकार अब जो है बांग्लादेश में बननी तय हो गई है। अध्यक्ष हैं उनके तारिक रहमान, जो कि प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आपको बता दें। तो लगभग उनका जो जिस तरह से प्रचंड बहुमत उनको मिला, स्पष्ट बहुमत मिला है, तो अब उनका प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बन रहे, इसके बगैर आपको बता दें चाहे खालिदा जिया हो, शेख हसीना हो, लगातार इनका जो है वो सत्ता पे ये काबिज रही हैं। 35 साल बाद ऐसा हुआ है कि तारिक रहमान के रूप में एक कोई पुरुष नेतृत्व बांग्लादेश को मिला है। वहीं पीएम मोदी ने तारिक रहमान को उनकी जीत पर बधाई दी है और साथ ही कहा कि भारत हमेशा से अपने पड़ोसी बांग्लादेश के विकास के लिए खड़ा है, जिस पर बीएनपी ने पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया है। तो आपको बता दें सभी की नज़र थी कि जिस तरह से पिछले दिनों उलटफेर हुआ, जैन जी ने वहाँ पर जो घटनाएं की, इसके बाद जो है अंतरिम सरकार वहाँ पे बनाई गई और उसके बाद जो चुनाव होना था, उस चुनाव को लेकर सभी की निगाहें थी कि आखिरकार इस चुनाव में जनता बांग्लादेश की किसे चुनती है। और अगर हम बता दें तारिक रहमान की 15 साल बाद जो है वो अपनी स्वदेश लौटे हैं लंदन से, तो इसके लिए उन्होंने साफ तौर पर आते ही कहा था, जिस तरह से बांग्लादेश में जो पहले विरोध के स्वर सुनाई दिए थे, खास तौर पर महिला नेतृत्व को लेकर, खास तौर पर जो है वहाँ के जो अलग अलग जो सेकुलर्स जो संगठन है उनको लेकर, सांप्रदायिक ताकतों को लेकर, कट्टरवादी ताकतों को लेकर जिस तरह से बात हुई थी, उनको लेकर तारिक रहमान ने अपना जो रुख है वो स्पष्ट कर दिया था। खालिदा जिया के समर्थन के साथ उन्होंने ये रुख स्पष्ट कर दिया था कि जिस तरह से सांप्रदायिकता हावी हो रही है देश पर, जिस तरह से विकास में बाधक बन रही है, उन तमाम चीज़ों को जो है वो दूर करना चाहते हैं। अपना उन्होंने मंशा जो है अपनी मंशा साफ तौर पर उन्होंने जारी कर दी। साथ ही साथ ये भी कहा था कि जितने भी उनके जो साथी शक्तिशाली देश हैं, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, इन तमाम देशों के साथ में जो है उनके संबंध मजबूत होंगे बांग्लादेश के, जिससे कि आर्थिक प्रगति जो भी देश की अभी तक रुकी हुई थी वो आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी, रोजगार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेंगे। इस तरह से उन्होंने तमाम बातें की थी और ख़ास तौर पे इसी तरह जो बातों का असर जो है होता दिख रहा है इस चुनाव में। इसीलिए स्पष्ट बहुमत जो है बीएनपी ने यहाँ पर हासिल की है। बात करें जमात इस्लामी की तो वो महज 70 सीटों पर सिमट कर रह गई। उम्मीद ये लगाई जाए थी कि कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन जो परिणाम आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले। साफ तौर पर बांग्लादेश की जनता ने ये दिखा दिया है कि अब वो कट्टरवादी ताकतों को नहीं बल्कि उन ताकतों के हाथ में सत्ता सौंपना चाहती है जो कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए, देश की संप्रभुता के लिए और देश के आर्थिक ढांचे को मजबूती देने के लिए खड़े हुए हैं, जिनका इरादा खास तौर पर विकास और केवल विकास हो, न कि कट्टरवाद। तो ये आपको बता दें कि वहाँ पे जेएनजी की जो भूमिका है वो काफ़ी अहम रही है। पिछले दिनों आपने देखा था जिस तरह से पूरी सरकार, पूरी तख्ता वहाँ पर पलट दी गई थी। शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। कई उनके पार्टी के जो बड़े नेता थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया था। शेख हसीना फिलहाल जो है शरण ली हुई है भारत में यहाँ पर कई दिनों से। तो इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं
तो अपने बयानों के लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले छतरपुर के बागेश्वर पीठाधीश के जो है पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केवल सीताराम सीताराम करने से धर्म सुरक्षित नहीं होगा, बल्कि अगर हिंदुत्व को बचाना है तो लोगों को मठों के बाहर आना पड़ेगा और माला के साथ साथ भाला भी रखना पड़ेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भक्तों को जागरूक होने का संदेश भी दिया। आत्मरक्षा भारत के संविधान का अधिकार है, बहुत आवश्यक। आत्मरक्षा, जूडो, कराटो, तीरंदाजी, तलवारबाजी, ये सिखाओ, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। मुसीबत के लिए ये काम आएगा, क्योंकि हम केवल सीताराम 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 सीताराम, इससे भर धर्म नहीं बचेगा। सीताराम सीताराम से धर्म, ये तो भजन है, भजन करो, मठ में बैठकर आनंद लो। लेकिन यदि हिंदुत्व को बचाना है तो मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा। तो साफ तौर पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि केवल मठ में भजन करने से आपको जो है मोक्ष तो प्राप्त हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन अगर पूरे हिंदुत्व को आपको उसकी रक्षा करनी है तो केवल माला जपने से काम नहीं चलेगा, मठों में बैठकर भजन करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको शस्त्र भी उठाने पड़ेंगे, माला के साथ साथ भाला भी रखना होगा, शस्त्र भी रखना होगा। केवल सीताराम जपने से जो है अगर आप सोचोगे कि हिंदुत्व की रक्षा हो जाएगी तो ये संभव नहीं है। इसके पहले बता दें आपको, पहले भी गौ माता की रक्षा को लेकर उन्होंने कई बयान दिए थे। इसके अलावा हिंदू राष्ट्र को बनाने को लेकर लगातार उन्होंने मुहिम भी चलाया है कि हिंदू राष्ट्र के अगर निर्माण करना है तो इसके लिए यात्राएं निकाली गई। उन्होंने कई तरह के जो उन्होंने यज्ञ और हवन भी किए हैं, कई तरह के उन्होंने संदेश भी के लिए जो है प्रकाशित किए। तो ये तमाम तरह की बातें उन्होंने कही है कि केवल और केवल जो है वो धार्मिक रास्ते से, केवल धर्म की सहिष्णुता के रास्ते से अगर आप सोचते हैं कि भारत में हिंदुत्व की रक्षा आप कर पाएंगे तो ये आपका भ्रम है। सीधा साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भाई केवल माला जपने से काम नहीं चलेगा, बल्कि भाला यानी कि शस्त्र भी उठाने पड़ेंगे, हिंसा का रास्ता भी अपनाना पड़ेगा अगर आपको पूरे देश में हिंदू धर्म की रक्षा करनी है। तो ये तमाम तरह की बातें उन्होंने की। आपको बता दें बागेश्वर राम के पीठाधीश्वर जो है, इससे पहले भी जब उन्होंने करीबन 700 किलोमीटर की जब यात्रा निकाली थी तब भी देश में उन्हें खासा समर्थन मिला था। और प्रमुख जितने भी मंदिर हैं, जितने भी धार्मिक ट्रस्ट हैं, संगठन हैं, जितने भी मठ हैं, उन तमाम मठों ने, तमाम अखाड़ों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जो है समर्थन दिया था। और यही वजह है कि अब एक बार फिर उन्होंने आवाज इसको लेकर मुखर की है। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जो है खासतौर पर जिस तरह जन समर्थन मिलता है, हिंदू धर्म की वो बात करते हैं, रक्षा की बात करते हैं, ये तमाम तरह की चीज़ों को जो है वो एक बार हम आपको बताते हैं। इसके पहले जो धर्म गुरुओं को लेकर केवल धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, चाहे वो प्रदीप मिश्रा की बात कर ले, पंडित कालीचरण की बात कर ले, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बात कर ले, स्वामी स्वरूपानंद की बात कर ले, तमाम जितने भी धर्माचार्य हैं उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर कहीं ना कहीं जो है उन मामलों को लेकर अपनी आवाज़ मुखर की है। आप देखिए, विवादित बोल के अगर हम बात करें, पहचान छुपाकर एक हिंदू लड़की से धोखे से शादी की, फिर उसे छोड़कर भाग गया, ये घटना उन मामलों से जोड़ा जा रहा है जिन मामलों को लेकर कालीचरण जो है विवादों में रहे हैं। लेकिन बयानों को लेकर जो बात कही जाती है, बयानों को लेकर अगर हम बात करें, इन तमाम बयानों में इन घटनाओं को जोड़कर जो है वो दिखाया जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू लड़कियों को खासतौर पर जिस तरह से लौ जिहाद में फंसाया जा रहा है, जिस तरह से उनका विश्वास जो जीत कर जो तोड़ा जा रहा है, वो एक बड़ा षड्यंत्र हिंदुओं के खिलाफ चल रहा है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की बात कर ले कि हिंदुओं ने संख्या नहीं बढ़ाई तो काट दिए जाएंगे, और ख़ास तौर पर उन्होंने बॉलीवुड को भी निशाने पर लिया था और ये कहा था कि बॉलीवुड लौ जिहाद फैला रहा है। जिस तरह से फिल्में और जिस तरह से मैसेज उन फिल्मों के बीच में दिया जा रहा है, 100 हिंदुओं के बीच एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच एक हिंदू सुरक्षित नहीं हो सकता। ये तमाम तरह के जो बयान धर्माचार्य जो है उन्होंने इस तरह की बातें कही थी। इसका साधु प्राची की बात कर ले कि मुसलमान राखी पर फेस्टिवल जिहाद कर रहे हैं तो मुस्लिम विक्रेताओं का बहिष्कार करना चाहिए। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि कई लोग
कि भाई बनने का जो ढोंग करते हैं उनको लेकर खास तौर पर जो है ये भाईचारे का जो नाटक है उसका पर्दाफाश होना चाहिए और हिंदुओं को इसके प्रति सचेत होना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखिए, भारत के कई इलाकों में हिंदू आबादी तेजी से कम हो रही है। मतांतरण और लौ जिहाद के कारण तमाम जगहों पर जिस तरह से हिंदू को खतरा महसूस हो रहा है, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा था। मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। उन्होंने साथ ही आंकड़े भी कुछ पेश किए थे इसके लिए, जिस पर अभी भी बहस जारी है। इसके अलावा आप देखिए महेंद्र रविंद्रपुरी है, उन्होंने गैर हिंदुओं को कुंभ में चाय जूस वगैरह की दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ये मांग की थी। और साथ ही साथ ये वहाँ पर मांग की थी। इसके बाद सरकार का एक फैसला भी आया था जिसमें एक जो है नाम अनिवार्य कर दिया गया था कि हर दुकानदार अपनी दुकान के नाम के साथ साथ उसके प्रोप्राइटर का नाम भी लिखेगा, स्वामी का नाम भी लिखेगा। और इसको लेकर मामला आपको बता दें करीबन 3 दर्जन PIL जो हैं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। उसी को लेकर तमाम जो है योगियों ने भी समर्थन में अपने बयान दिए थे और कुंभ में इस तरह की व्यवस्थाएं भी कुछ दिनों तक देखने को मिली थी। हालांकि सरकार को इसमें बैकफुट पर आना पड़ा और उन्हें जो है अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। तो एक नए तरह का जो है वो धर्माचार्यों के जो बोल है वो हिंदू धर्म को लेकर जिस तरह से वो कह रहे हैं, लेकिन अब ये नए जो बात है वो बड़ी बात है कि माला के साथ साथ भाला यानी हिंसा का शस्त्र का भी रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा अगर आप हिंदू धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। तो आज की खबरों में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइए मत, बने रहिए INS 24/7 के साथ देश प्रदेश की तमाम खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए।